हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाली हूं तुम्हारी क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जो कि बिजनेस सर्विसेज है। ऑलरेडी मैं इसका पार्ट 1 तुम्हें करा चुकी हूँ, जहां पर मैंने तुम्हें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताया था कि कौन से वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनके थ्रू तुम अपना पैसा किसी भी बैंक में जमा करा सकते हो। और मैंने तुम्हें समझाया था कि बैंक का क्या मतलब है। अगर वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से जाके तुम फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है इस चैप्टर का, जहां मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बैंकिंग के बारे में ही, और कि कैसे बैंक आपको लोन देता है, कैसे कैसे आप लोन ले सकते हो एंड सो ऑन। सर्विसेज के बारे में, बैंक्स के बारे में बताऊंगी। पार्ट 2 इस चैप्टर का ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे बेटा 4 बजे हमारे चैनल पे आपको मिलती है क्लास 11 की अकाउंट्स की वीडियो, एंड 7 बजे आपको मिलती है आपकी इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज की वीडियो। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, पूरे शेड्यूल को फॉलो कर लो, बिना किसी ब्रेक के लगातार आपके लिए कंटेंट आता रहता है। एंड ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स आपके लिए हम डाल चुके हैं। मैं नीचे सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, अकाउंट्स का भी, इको का भी, बिजनेस स्टडीज का भी, तीनों की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओ, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर, जो भी पार्ट देखना है, सब कुछ आप वहां से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर एमसीक्यूज, सब कुछ आता रहता है। तो जल्दी से हमारे पार्ट 2 को वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि कैसे कैसे आप जो है पैसा जमा करा सकते हो बैंक से, ठीक है। कौन से टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कि हम कैसे कैसे एक बैंक से लोन ले सकते हैं। तो देखो, अगर कोई भी बंदा अपने पैसे को बैंक में जाके डिपॉजिट करता है तो बैंक क्या करता है, जितने भी लोग पैसा आके बैंक में जमा कराते हैं वो सभी लोगों से डिपॉजिट लेके बैंक क्या करता है, उस पैसे से आगे लोन दे देता है बिजनेसमैन को या उन लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है, ठीक है। बैंक डिपॉजिटर्स को कुछ 5 से 6% का इंटरेस्ट पे करता है, पर जिनको वो लोन देता है उनसे वो 10-12% का इंटरेस्ट वसूलता है। तो यहां से ज्यादा वसूला, यहाँ पे कम पे किया, बीच में जो भी बचा वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। ये मैंने पिछली क्लास में भी सारा समझाया था कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से पैसे लेता है और उन लोगों को पैसा दे देता है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, उनको लोन दे देता है जी बैंक। अब ये लोन कैसे कैसे देता है, इसी की अलग अलग टाइप्स को आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे बैंक किसी को लोन देता है। तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें समझो। पहली चीज, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ओडी अकाउंट बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में ओडी अकाउंट बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उन्हीं को ओडी की फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो बैंक में अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और करंट अकाउंट के साथ ही ओडी अकाउंट खोला जाता है। करंट अकाउंट के साथ ही ओडी अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको नहीं मिलता, बिजनेसेस को यूजुअली ये मिलता है। अब होता क्या है, देखो, लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक करंट अकाउंट है बैंक में। लेट्स से अंशिताज अकाउंट के नाम से मेरा अकाउंट है जो कि करंट अकाउंट है। बैंक क्या करेगा, अगर मुझे ओडी चाहिए, मेरे करंट अकाउंट के साथ ही मेरा एक ओडी अकाउंट लिंक कर देगा। अब इस ओडी अकाउंट की हमेशा एक स्पेसिफिक लिमिट होगी। लेट्स से इसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा अपने अकाउंट से निकलवाना चाहूं तो मैं ओडी अकाउंट से 10 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा निकलवा सकती हूं। तो लेट्स से मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और मुझे टोटल किसी को पेमेंट करनी है 8 लाख रुपए। तो अगर मैं अपने अकाउंट से किसी को 8 लाख रुपए पेमेंट कर दूं तो क्या होगा, 3 लाख रुपए तो मेरे करंट अकाउंट से चले जाएंगे, बचे हुए 5 लाख रुपए मेरे ओडी अकाउंट से निकल के एक दूसरे बंदे के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ, मैं चेक के थ्रू भी पैसा यहाँ से ओडी अकाउंट से निकलवा सकती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ओडी अकाउंट से क्या हो गए जी, -5 लाख रुपीस हो गए। अब क्या होगा, अगर मैंने विद इन 5 डेज ये पैसा वापस जमा कर दिया तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना होगा और सिर्फ उन्हीं 5 दिनों का इंटरेस्ट पे करना होगा। जब तक मैंने अकाउंट से पैसा नहीं निकलवाया तब तक मेरे ओडी अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े रहेंगे और उस पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। जितना पैसा जितने टाइम के लिए निकलवाऊंगी उतने पैसे पे उतने टाइम के लिए ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ओडी अकाउंट में क्या होता है, एक बिजनेसमैन के करंट अकाउंट के साथ ही खोला जाता है, उसके करंट अकाउंट के साथ लिंक करके ओडी अकाउंट बनाया जाता है। आप अपने अकाउंट की लिमिट से ज्यादा पैसा आप निकलवा सकते हो। कहां से, ओडी अकाउंट से निकलवाओगे, इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। जितना पैसा जितने टाइम के लिए विड्रॉ कराओगे उतने पैसे पे ही इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या किया गया है कि जो डिपॉजिटर है ही इज allowed to draw more than the amount to his credit। कहते हैं आपके अकाउंट में जितना क्रेडिटेड अमाउंट है उससे ज्यादा आप विड्रॉ करवा सकते हो, बट एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही आप विड्रॉ एक्स्ट्रा करवा सकते हो। जैसे कि हमारी लिमिट यहाँ पर कितनी है, 10 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है। ये करंट अकाउंट के साथ ही आपको मिलता है। कई बार आपको इसके बदले में कोई चीज को गिरवी भी रखना पड़ सकता है, कोई ना कोई एसेट
ठीक है जी। और इंटरेस्ट उतने ही अमाउंट पे चार्ज होगा जितना अमाउंट आपने विड्रॉ करवाया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख विड्रॉ कराया था तो 5 पे ही इंटरेस्ट पे करना है, पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। दूसरा मेरे पास आता है कैश क्रेडिट। दिस इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ये जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। अगेन इसमें भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, जितना पैसा निकलवाओगे, जितने टाइम के लिए निकलवाओगे, उतना आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, ठीक है। बैंक देखो बैंक अलाउज द बोरोवर टू बोरो मनी अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। अगेन ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आप इसमें से विड्रॉ करवा सकते हो, और जितना पैसा आप विड्रॉ करवाओगे सिर्फ उतने ही पैसे पर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इट इज कैश क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द बोरोवर्स रेप्यूटेशन। अब देखो क्रेडिट कार्ड भी है भैया, सबको नहीं मिलता, और सबको मिलता भी है तो बहुत हाई लिमिट वाला नहीं मिलता, उसी को मिलता है जिसकी रेप्यूटेशन बैंक के सामने अच्छी है, और जिसकी रेप्यूटेशन जितनी अच्छी होगी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही है कि आपके लिए आपको जो है बैंक एक लिमिट दे देगा, और आपको जो है उतनी लिमिट तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जितना विड्रॉ करोगे उतने पे इंटरेस्ट भरोगे। डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान से समझना। लेट्स से ए ने बी को कुछ पेमेंट करनी है, पर ए कहता है मैं पेमेंट तो करूंगा पर 2 महीने बाद करूंगा। बी कहता है यार मुझे तो आज ही पैसा चाहिए था, मैं करूं क्या? तो ए क्या करेगा, ए ना बी को पेमेंट तो करेगा पर 2 महीने बाद करेगा। लेकिन ए क्या करेगा, बी को ना एक बिल बना के देगा। इस बिल में लिखा होगा कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो 2 महीने बाद पैसा सारा पे कर देगा। तो ए ने बी को पैसा देना था, पैसा नहीं दिया, क्या दे दिया, बिल दे दिया। और बी के पास अब क्या आया, पैसा नहीं आया, बिल आया। तो बी क्या करेगा, इस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा और ये बिल दे देगा बैंक को, और बोलेगा तू मुझे सारा पैसा दे दे, आज के आज मुझे वो सारा पैसा दे दे जो इस बिल में लिखा हुआ है। बैंक बोलेगा मैं क्यों दूं? तो बी कहता तू ये बिल रख ले और 2 महीने बाद इस बिल को लेके ए के पास चला जाइयो और ए से पैसे ले लियो। समझ रहे हो? ए ने बी को बिल दिया, बी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उठा के बैंक के पास ले गया, बैंक ने आज ही बी को पैसा दे दिया, और 2 महीने बाद बैंक जाके ए से वो पैसा ले लेगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में। पर बैंक कहता मैं फ्री में क्यों करूँ ये सब? तो कोई बात नहीं, बी ने बोला तो थोड़ा सा फीस चार्ज कर ले। लेट्स से अगर 10 लाख रुपए का ये बिल था तो बैंक क्या करेगा, 9,95,000 रुपीज बी को पेमेंट कर देगा। 5,000 रुपए वो अपने 2 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा। फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ मैं, 5,000 रुपए 2 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा, और फिर क्या करेगा, 2 महीने बाद जाके ए से पैसा ले लेगा। इसी को बोला गया है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज जो था इसके बदले में बी को पैसा तो मिल गया, पर कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट लिए 5,000 रुपए के। वो डिस्काउंट चार्जेस उतने पीरियड के लिए काटे जितने पीरियड बाद जो है बिल का ड्यू डेट आना था। तो यहाँ पे ड्यू डेट 2 महीने बाद आनी थी, तो 2 महीने के उसने चार्जेस काट लिए 5,000 रुपए, और बाकी का जो पैसा है वो आफ्टर वो क्या कहते हैं, वो पैसा आज ही बैंक जो है बी के खाते में जमा कर देगा। पर ये भी सिर्फ मेजरली बिजनेसमैन लोगों के लिए ही होता है, और उन लोगों के लिए होता है जिनका एक अच्छा गुडविल है, जिनका एक अच्छा रेप्यूटेशन है इन द फ्रंट ऑफ द बैंक, ठीक है। अगली चीज है टर्म लोन। टर्म लोन इज बेसिकली, सिंपल भाषा में बोला जाए तो लोन, जैसे हम लोग लेते हैं ना, घर का लोन ले लिया, गाड़ी का लोन ले लिया है ना, तो 3 साल 5 साल के लिए हम लोग जैसे लोन लेते हैं, उसी लोन की यहाँ पे बात हो रही है। उस लोन के बदले में हमें रेगुलरली किस्तें भरनी पड़ती हैं, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। तो कोई बैंक क्वार्टरली मांगता है किस्तें, कोई साल में 2 बार, कोई साल में 1 बार किस्तें मांगता है। तो हर बैंक का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। जो जितना बड़ा क्या कहते हैं एसेट देगा उसको उतना बड़ा लोन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ता ही है। बस उसी लोन की यहाँ पे बात हो रही है, और कुछ बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट, दिस इज अगेन लाइक अ क्रेडिट कार्ड, कि आप अपना क्रेडिट कार्ड दोगे, उसके बदले में आप ईएमआई पे कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी घर गाड़ी कुछ भी खरीद सकते हो। तो दिस इज अगेन लाइक दैट, बट इसमें हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर क्रेडिट की यूजुअली जो ऊपर सारी चीजें पड़ी, वो सारी चीजें यूजुअली बिजनेसमैन के लिए होती हैं कि ओडी अकाउंट बन जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। पर कंज्यूमर्स को भी तो लोन चाहिए हो सकता है ना, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक बिजनेसमैन ही लोन मांगेगा, कंज्यूमर भी तो लोन मांग सकता है। तो अगर कंज्यूमर लोन मांगेगा तो वो क्या करेगा, यूजुअली ईएमआईज बनवा लेगा किसी भी चीज की, क्योंकि घर गाड़ी कुछ खरीदेगा। तो कंज्यूमर को भी क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट माने तो लोन, यहाँ पे दिया जाता है,
ठीक है। तो ये हो गए वो सारे टाइप्स जिनके थ्रू एक बैंक जो है अपने किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। अब आगे देखते हैं अगली चीज मेरे पास क्या आती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। अब बैंक ने तुमसे डिपॉजिट ले लिया, बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया, ये तो प्राइमरी फंक्शन है बैंक के, ये तो प्राइमरी है कि ये तो हर बैंक को करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई भी बैंक बैंक ही नहीं कहलाएगा। लेकिन अब जब बैंक पैदा हो ही गए हैं, अब जब वो काम कर ही रहे हैं, अब जब उनके इतने कस्टमर बन ही गए हैं, तो क्यों ना वो 2-4 एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे दे। क्या जा रहा है ना, बैंक को उसका पैसा मिल जाएगा, कुछ फीस मिल जाएगी और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल जाएगी। तो और क्या क्या एडिशनल सर्विसेज है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है। सबसे पहले यहाँ पर आती है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। अब धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि इन सबका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो मेरे पास आता है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ चेक विच इज ड्रॉन बाय अ बैंक either on its own branch or another bank, ठीक है, in order to remit money through a bank। तो टेक्निकली अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे को ट्रांसफर करना है चेक के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो बैंक क्या करता है, आपको पैसे को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, आपने अपना पैसा बैंक में जमा तो करा दिया, लेकिन बैंक आपके उस पैसे को कहीं भी आप चाहो वहां पे ट्रांसफर भी कर सकता है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ट्रांसफर करने की सर्विस बैंक आपको देता है। तो आप अगर कोई भी चेक लगाते हो, फिर चाहे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, चाहे वो एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो सारे चेक्स की फैसिलिटी बैंक आपको देता है, ठीक है। तो जब भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है, रिमिट मनी थ्रू अ बैंक, यानी कि ट्रांसफर मनी जब भी आपको करनी है बैंक के थ्रू, ठीक है। अ पर्सन फर्स्ट ऑब्टेन द बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक, फिल इन अ फॉर्म, पेज द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड कमीशन, फिर वो सेंड करता है बैंक। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, अगर तुम्हें पैसा इधर से उधर भेजना है तो तुम बैंक से बैंक ड्राफ्ट लेकर आओगे, उसको भरोगे, उसमें सारी डिटेल्स, उसमें जो भी तुम्हें पैसा देना है, ठीक है। मतलब अगर मुझे 10,000 रुपए देने हैं तो मैं क्या करूंगी, 10,000 रुपए का कैश लेकर जाऊंगी बैंक के पास, बैंक मुझे एक ड्राफ्ट देगा, मैं वो ड्राफ्ट भरूंगी, उसमें 10,000 रुपए साथ में डालूंगी, प्लस साथ में बैंक की जो कमीशन है 200-400 रुपए वो दूंगी, और बैंक को वो पैसे पकड़ा के आ जाऊंगी। अब बैंक अपने आप उन पैसों को वहां पहुंचा देगा जहां पर भी वो पैसे पहुंचाने मुझे हैं, ठीक है। तो ये काम बैंक आपको करके देता है। एंड अगेन बैंक जो भी ऐसे काम करते हैं उन सब पे बैंक फीस तो चार्ज करता ही करता है, ठीक है। अगली चीज आती है पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। इट मीन्स दैट द बैंक ड्राफ्ट विच इज पेएबल विद इन द सिटी और द टाउन। तो अगर आपको सेम सिटी में, ठीक है, यानी कि लोकल बैंक में अगर कोई भी ड्राफ्ट लगाना है, यानी कि इधर से उधर पेमेंट करनी है, तो आप पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक उसके लिए कर सकते हो। बैंक्स इशू पे ऑर्डर फॉर लोकल यूज एंड इशू बैंक ड्राफ्ट फॉर आउट स्टेशन। तो अगर आपको लोकल यूज के लिए करना है तो उसका नाम पे ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन अगर आपको अपने आउट स्टेशन किसी दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में अगर पैसे भेजने हैं तो वो बैंक ड्राफ्ट कहलाएगा। बात दोनों की सेम ही है, दोनों पे कमीशन तो वही चार्ज ही होने वाली है, ठीक है। पर यहाँ पर जो कमीशन है वो कम होने वाली है क्योंकि ये लोकल है। बैंक ड्राफ्ट में क्योंकि बाहर जाएगा पैसा तो फिर कमीशन भी ज्यादा चार्ज होगी, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस। अब देखो जब भी तुम पेमेंट ऑनलाइन करते हो, ठीक है, आजकल तो यूपीआई आ गया है, यूपीआई अगर नहीं होता, अगर ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, अदर देन यूपीआई, एक बैंक के अकाउंट के थ्रू जब दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है तो वो या तो नेफ्ट के थ्रू जाता है या वो आरटीजीएस के थ्रू जाता है। अगर तुम नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करोगे तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट। पर अगर तुम आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करोगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, देखो रियल टाइम बोला गया है, तो इमीडिएटली साथ के साथ पैसा इधर से कट होके उधर पहुंच जाता है, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में देखो क्या होता है ना, ये तब किया जाता है जब हमें जल्दी पैसा ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे में। इसमें क्या होगा, आपका अकेले का ट्रांजैक्शन अभी के अभी सेटल किया जाएगा। पर नेफ्ट में क्या होगा, नेफ्ट में भी वही होता है, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, पर ये अभी नहीं होता। इसमें क्या करता है बैंक, बहुत सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी करता है और सारी ट्रांजैक्शन को जब बहुत 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाती हैं उनको क्लब करता है, इकट्ठा करता है और फिर जाके वो ट्रांजैक्शन को दूसरे अकाउंट के साथ दूसरे बैंक में जो है पैसा भेजता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इमीडिएटली नहीं होता, ये क्विक नहीं होता, ये क्विक होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कि अभी के अभी आपने बोला और आपका ही ट्रांजैक्शन अभी के अभी सेटल हो जाएगा। डजंट मैटर और कोई ट्रांजैक्शन बैंक के पास आया कि नहीं आया, पर यहाँ पे बैंक कुछ एक ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करता है और थोड़े टाइम बाद पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, इन अ बंच, इन अ पूरा एक ग्रुप इकट्ठा करके फिर पैसे भेजता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, रियल टाइम मींस दैट देयर इज नो वेटिंग पीरियड, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। ग्रॉस सेटलमेंट मींस अ ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन 1-to-1 बेसिस, ठीक है, आपके अकेले की ट्रांजैक्शन को इधर से उधर भेज दिया जाएगा। तो ये फास्टेस्ट पॉसिबल सिस्टम है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है।
नेफ्ट में देखो क्या है, इट इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू अनदर इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। तो ये भी अगेन एक सिस्टम है पैसे ट्रांसफर करने का ही, बट ये उतना क्विक नहीं है। इसमें जैसे मैंने बोला 1-to-1 सेटलमेंट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की ट्रांजेक्शन इकट्ठी करके फिर सेटल करी जाती है, तो उतना क्विक नहीं है, पर है तो ये भी वही पैसे ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ठीक है। अदर सर्विसेज है कि बैंक आपको और भी सर्विसेज देते हैं, जैसे आजकल ई बैंकिंग आ गया कि घर बैठे ही एफडी करा लो, घर बैठे ही लोन करा लो, घर बैठे सब कुछ हो रहा है आजकल, ठीक है। लॉकर की सर्विसेज बैंक आपको देता है कि आपको बैंक में लॉकर मिल जाता है, कुछ एक फीस पे करनी होती है, पर आपका सारा सामान वहां पर आप सेफली रख सकते हो, ठीक है जी। अगली चीज मेरे पास आ गई यहाँ पर ई बैंकिंग ही आ गया। तो ई बैंकिंग ना देखो, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ई बैंकिंग का मतलब है कि तुम घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हो। पैसा जमा कराना, पैसा विड्रॉ कराना, इसके लिए बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। एटीएम पे जाओ, एटीएम से जाके जमा कराओ, विड्रॉ कराओ। अगर तुम्हें पैसा ट्रांसफर करना है, घर बैठे कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी एफडी बनवानी है, घर बैठे कर सकते हो। अगर तुम्हें नया बैंक अकाउंट खोलना है, घर बैठे कर सकते हो। अगर तुम्हें बैंक को बोलना है कि यार मुझे चेक बुक दे दे, मुझे ये बुक दे दे, वो बुक दे दे, ये प्रिंट कर दे, वो कर दे, कोई भी कमांड ऐसी देनी है, तुम घर बैठे ही ये सारी कमांड कर सकते हो। और बैंक तुम्हें बाय पोस्ट बहुत सारी चीजें तुम्हारे घर पे भेज देता है, तुम्हें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमें पता है फोन, इंटरनेट, गूगल बाबा ये सब बहुत रिसेंट ही आए हैं, ठीक है। पिछले 10-20 सालों में ही ये सारी टेक्नोलॉजी आई है। इससे पहले जब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जब गूगल बाबा नहीं थे, जब इंटरनेट बाबा नहीं थे, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब ये सब नहीं होता था। आपको छोटी से छोटी चीज के लिए, अगर आपको छोटे से छोटा अमाउंट भी ट्रांसफर करना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू गो टू द बैंक। और इस वजह से बैंक्स में भी बहुत ज्यादा लाइंस होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा काम बैंक का बढ़ जाता था। आज की डेट में आपको बैंक सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जाना है जो घर बैठ के आप नहीं कर सकते, जो कि बहुत बहुत कम चीजें होती हैं। विच इज व्हाई अगर आप बैंक में जाके देखोगे, लाइनें नहीं लगी होती, खाली पड़े होते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने तो वो सिनेरियोस देखे ही नहीं होंगे अपनी लाइफ में, जहां पे तुम्हें बैंक्स में बड़ी बड़ी लाइंस मिलती हो। पहले ऐसे होता था। तो ई बैंकिंग इज सिंपली ऑनलाइन बैंकिंग, कि तुम आजकल सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। पैसा निकलवाना है या डलवाना है तो वो एटीएम के थ्रू हो जाता है। बाकी सारी चीजें तो तुम घर बैठ के भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह पे दूसरी जगह पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल कैश है। अच्छा, ये भी तो बहुत अच्छी चीज है कि कैश भी रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पेटीएम से कर दो, यूपीआई से कर दो, है ना। ये सब भी अच्छी चीज है। इस सब के लिए बैंक्स का आज की डेट में ऑनलाइन वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा ऐप होना बहुत जरूरी है, प्लस बैंक्स की कस्टमर सर्विस होना बहुत जरूरी है। बैंक अब क्या करते हैं कि अपने ब्रांचेस तो छोटी छोटी खोलते हैं, पर अपनी कहीं रिमोट जगह पे बहुत सारे लोगों को जो है एज ए कस्टमर सर्विस बिठा रखा है। आप कॉल करोगे, कस्टमर सर्विस वाले कॉल उठाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगेन आपकी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व हो जाएगी, यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सब कुछ यार आपको जो ऑनलाइन फॉर्म में मिल रहा है, आपको अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, कोई बिल पे करना है, कुछ भी करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे, 24 आवर्स आपको सर्विस मिल रही है। पहले तो ये होता था कि बैंक बंद, काम बंद, अब अगले दिन सुबह आना, अगले दिन सुबह देखेंगे। 365 डेज, कोई नेशनल हॉलीडे है, कुछ है, छुट्टियां तो बहुत होती है बैंक्स की, तो उस दिन भी काम नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इट लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है यार। आपको ऑनलाइन ही तो सब कुछ करना है, बहुत जीरो तो नहीं, बहुत कम हो गई है। ऑब्वियसली सर्वर्स को मेंटेन करने में कॉस्ट लगती है, पर उससे बहुत कम हो गई है कि इतनी बड़ी ब्रांच बनाओ, है ना, कि हर कोई ऑफलाइन आएगा, उससे तो बहुत आसान हो गया है, ठीक है। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। तुम कैश लेकर ही नहीं जा रहे हो। सोचो अगर तुम कैश लेकर जाओ, रास्ते में चोरी होने का डर है, वहां पे एम्प्लॉइज जो है वो धोखाधड़ी कर सकते हैं बैंक के। आजकल तो तुम ऑनलाइन जमा करा रहे हो, एम्प्लॉय कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। पहले से काफी कम हो गई है धोखाधड़ी, ठीक है। कस्टमर्स कैन मेक द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस, होम और व्हाइल ट्रैवलिंग। आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और क्या बेनिफिट्स है हमारे पास, ई बैंकिंग प्रोवाइड कंपिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। बैंक के लिए क्या एडवांटेज है कि बैंक्स को कंपिटिटिव एडवांटेज मिलती है, ठीक है। उनका अनलिमिटेड नेटवर्क है, ठीक है। उनका बर्डन रिड्यूस हो गया है, ठीक है जी। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, तो बैंक्स के लिए भी सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है। अगले मेरे पास आते हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। डिजिटल पेमेंट अब क्या है कि अगेन वही मतलब है कि तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो कहीं से भी, कहीं के लिए, इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं से भी बैठ के कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट तुम कर सकते हो। उसको ही हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं। ई बैंकिंग में तो मैं ये कह रही हूँ कि नॉट जस्ट पेमेंट, बल्कि ए टू जेड हजारों सर्विसेज ऑनलाइन मिलेंगी। पर डिजिटल पेमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने की, ट्रांसफर करने की पैसे को, उसकी बात करूंगी। ई बैंकिंग में तो मैं सब कुछ, एफडी खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट बंद करवा दो, अकाउंट में ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। पर डिजिटल पेमेंट में मैं सिर्फ ये कह रही हूँ
कि इधर से पेमेंट करके पैसा उधर भेजने के लिए भी ऑनलाइन हो सकता है काम, तो तुम्हें कैश को कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे कैसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इट इज अ वे ऑफ पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज वाया द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट द यूज ऑफ कैश और चेक। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ई पेमेंट सिस्टम, ठीक है। डिजिटल पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, तो बैंक आपको कार्ड देता है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्ड देता है, ठीक है। उन कार्ड्स के थ्रू आपको ओटीपी या अपना पिन वगैरह भरना होता है और पैसा कट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो रुपे है, जो वीजा है, जो मास्टर कार्ड है, ये वो कंपनीज हैं जो कार्ड्स बनाती हैं। एक चीज याद रखना, कार्ड आपको इशू कौन करेगा? आपका बैंक आपको कार्ड इशू करेगा आपके नाम और नंबर पे। यानी कि अगर मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो एचडीएफसी मुझे कार्ड इशू करेगा, पर एचडीएफसी कार्ड बनाता नहीं है। कार्ड बनाता कौन है? कार्ड बनाता है रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड। ये कंपनियां हैं जो उन कार्ड्स को बनाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एरोप्लेन में जाते हो तो एरोप्लेन किसका है? एयरलाइन का है, एयर इंडिया का है। पर एयर इंडिया एरोप्लेन बनाती नहीं है। एरोप्लेन बनाता कौन है? बोइंग कंपनी बनाती है। और बोइंग कंपनी से एरोप्लेन खरीदता कौन है? एयर इंडिया। और तुम एयर इंडिया के एरोप्लेन्स में फिर घूमते हो, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर है कि तुम्हें कार्ड दिया किसने? एचडीएफसी ने। पर वो कार्ड एचडीएफसी ने भी कहां से खरीदे हैं? रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, इन कंपनी से खरीदे हैं। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द कार्ड पेमेंट सिस्टम्स। बैंकिंग कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द ऑनलाइन परचेज लाइक इन डिजिटल पेमेंट एप्स, ठीक है। कुछ भी ऑनलाइन खरीदना है तो इन कार्ड्स की मदद से आप कर सकते हो। आजकल तो और भी एडवांस हो गया यूपीआई सिस्टम हमारा। पहले तो होता था कि आप पेटीएम में सिर्फ अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। आज आप पेटीएम में अपने क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हो और आप सीधा पेटीएम के थ्रू ही अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। बताओ, ये भी आजकल आ गए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज, यूएसएसडी की सर्विसेज है। इसका क्या मतलब है? देखो, द इनोवेटिव पेमेंट सर्विस, ठीक है, वर्क्स ऑन यूएसएसडी चैनल। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट डेटा। तो अब बहुत सारी जगह पे हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें इंटरनेट नहीं मिलता है। कई बार इंटरनेट की कुछ भी इशू हो सकती है। तो ये एक ऐसा तरीका है, आपको यहाँ पर अगर आप जो है डायल करो तो आपको जो है बिना इंटरनेट के भी बैंकिंग सर्विसेज, आपको पेमेंट सर्विसेज मिल सकती हैं। तो तुम्हें वहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल भी कर रखा है हमने पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इट इज अ वे टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द बैंक अकाउंट विद द हेल्प ऑफ योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो अपने बायोमेट्रिक, यानी कि आधार कार्ड वगैरह के अपने बायोमेट्रिक्स, ठीक है, आपका थंब प्रिंट या किसी भी ऐसी चीज से ऑथेंटिकेट करोगे और आप उससे जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। तो यूपीआई के बारे में तो सबको पता है कि हम यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, इन सब से हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल वॉलेट, ठीक है। मोबाइल वॉलेट क्या है? इट इज अ वर्चुअल वॉलेट दैट स्टोर्स पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ मोबाइल डिवाइस। आपके जितने भी कार्ड्स हैं उन कार्ड्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका पिन नंबर, उसका एक्सपायरी नंबर, उसका नाम और कुछ एक इंफॉर्मेशन। तो मोबाइल वॉलेट में आप अपने सारे कार्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे संभाल के रख सकते हो एक बहुत सेफ मैनर में। तो आजकल क्या हो गया ना, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो कार्ड नहीं चाहिए, कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन अब दिमाग में तो स्टोर नहीं हो सकती, मोबाइल में स्टोर करो। कहाँ करोगे? मोबाइल वॉलेट्स में स्टोर करोगे। और यहाँ पर आपको फिर एक और भी अच्छी चीज मिलती है कि आपको अपने साथ कार्ड्स लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू ही आप सीधा जो है पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो कार्ड भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश तो ऑलरेडी नहीं लेकर जाते, कार्ड लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। एंड देन इज पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, ठीक है। तो जब भी तुम कहीं भी पेमेंट करते हो, किसी भी दुकान में आजकल पेमेंट कर रहे हो तुम, ठीक है, यूजुअली ऑनलाइन ही करते हैं हम, कैश पेमेंट नहीं करते हैं हम आजकल। तो जब भी तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो जो दुकानदार है वो अपने पास मशीन कुछ ना कुछ रखता है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा है। उसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस मशीन बोला जाता है। इट रेफर्स टू दोज मशीन्स दैट आर इंस्टॉल्ड एट ऑल द स्टोर्स वेयर परचेजेस आर मेड बाय द कस्टमर यूजिंग द कार्ड्स। कार्ड स्वाइप करने वाली जितनी भी मशीन है जो आपके कार्ड्स को रीड करती हैं उनको पीओएस मशीन बोला जाता है। ये ऑब्वियसली हम कस्टमर नहीं रखते, दुकानदार रखते हैं अपने पास, ताकि हम कस्टमर्स पीओएस मशीन में जाके अपना कार्ड स्वाइप करें और पेमेंट कर सके दुकानदार को, ठीक है। देन इज इंटरनेट बैंकिंग, कि आप बैंक के
वेबसाइट पे, बैंक के ऐप पे जाकर के नेफ्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या आरटीजीएस, ठीक है, या आईएमपीएस, इनमें से किसी भी तरीके से बैंक की वेबसाइट पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपको यूपीआई पेमेंट करनी है जो कि सबसे आसान तरीका आजकल है, तो आप पेटीएम इन सब के ऐप पे जाओ और पेटीएम में जाके अपने एचडीएफसी अकाउंट से पेमेंट करो। पर अगर तुम्हें एचडीएफसी की वेबसाइट से जाके पेमेंट करनी है, वहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, थोड़ा वो लेंदी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू यूपीआई। पर अगर एचडीएफसी की वेबसाइट से जाके करोगे, इट विल गिव यू ऑप्शन कि अब वहां यूपीआई तो नहीं है एचडीएफसी की वेबसाइट पे, तो वो या तो नेफ्ट के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू या आईएमपीएस सिस्टम्स हैं अलग अलग, जैसे मैंने आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में आपको समझाया, इन सिस्टम्स के थ्रू आप किसी भी बैंक की वेबसाइट से जाके इंटरनेट बैंकिंग करके ऑनलाइन पेमेंट्स इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग इज बेसिकली अगेन कि आप एप्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, आजकल भीम ऐप एक नई चीज आ गई है। इट इज अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड by the National Payment Corporation of India based on the UPI. ठीक है, the app supports all Indian banks through immediate payment services infrastructure and allows the user to instantly transfer money between bank accounts of any two people. ठीक है, तो आपको आजकल एक और नया सिस्टम मिल गया है, which is the भीम ऐप। भीम ऐप के थ्रू भी आप पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अंदर सारे बैंक सब कुछ आपको मिलेगा, विच इज अगेन यूपीआई के ऊपर ही बेस्ड है हमारा भीम ऐप। तो कुछ भी नया अलग नहीं है, बस ये सरकार ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने डेवलप किया है। पेटीएम वगैरह ये लोग सब प्राइवेट कंपनीज हैं ऑन द अदर हैंड। ठीक है, बट सिस्टम इसका भी यूपीआई वाला ही है। ठीक है, बट इसको डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई ने किया है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ बैंक, इनको भी कवर कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंश्योरेंस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहां तक मैंने तुम्हें जितना भी पढ़ाया ये सब कुछ कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ाया। कमर्शियल बैंक क्या? ऐसे बैंक जो डायरेक्टली पब्लिक को डील करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज देते हैं, पैसा इधर से उधर भेजने की, अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने की, लोन की सर्विस, लॉकर की सर्विस जनरल पब्लिक को देते हैं। पर इन कमर्शियल बैंक्स के अलावा और भी टाइप्स ऑफ बैंक्स हो सकते हैं। कौन से? कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो सबको पता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाप है पूरे बैंकिंग सर्विस का, पूरे बैंकिंग सिस्टम का। यही सबको बताता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ये हेड है और बाकी सारे बैंक्स इसके अंडर हैं। और आरबीआई जो है ये किसके साथ डील करता है? ये बाकी सारे बैंक्स के साथ डील करता है और ये हमारे देश की गवर्नमेंट के साथ भी डील करता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो स्पेशल टारगेट ग्रुप्स को ही टारगेट करते हैं, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को ही टारगेट करते हैं। जैसे कि वो स्पेशली एनजीओस के लिए हो सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए हो सकते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए हो सकते हैं। तो इनका स्पेशली काम है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इनको दे दिया जाएगा, ये सिर्फ उनके साथ ही डील करेंगे, ये दुनिया में आम जनता में और किसी के साथ डील नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जो तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में, कि बहुत सारे लोग साथ मिलके आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मिलके एक बैंक खोल ले तो उसको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाएगा, कि बहुत सारे लोगों ने मिलके अपना पैसा डाला और एक बैंक खोल लिया। अब वो बैंक क्या करेगा? अपने सारे मेंबर्स को थोड़े सस्ते दाम पे सर्विसेज देगा और बाहर की जनता को थोड़े महंगे दाम पे सर्विसेज देगा। तो दिस इज बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ते हैं उसी का पार्ट है कि आप कोऑपरेटिवली साथ मिलके एक कोऑपरेटिव बैंक खोल सकते हो। ठीक है, कॉमन ओनरशिप जनरली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। यूजुअली देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सब कुछ आपको रूरल एरिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्बन एरिया में तो लोगों में इतना प्यार ही नहीं होता कि लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले। ठीक है, तो ये सब कुछ यूजुअली आपको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज नेट एनवायरमेंट होता है, लोग काफी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं एंड ऑब्वियसली रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है। तो यूजुअली एग्रीकल्चर के लिए ही, फार्मर्स को लोन देने के लिए, फार्मर्स की मदद करने के लिए ही कोऑपरेटिव बैंक्स खोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैंकिंग का पूरा पार्ट होता है खत्म। अगली क्लास से हम इंश्योरेंस को शुरू करेंगे एंड प्रोबेबली इंश्योरेंस को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, सारे प्रिंसिपल सब कुछ डिटेल में मैं समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेलीग्राम से सारे नोट्स आप जाकर के देख सकते हो, ले सकते हो। इन नोट्स को खुद से भी लिखो तो भी अच्छा रहेगा। अगर मेरे वाले चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लो, यहाँ से
से याद कर लो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत क्रिस्प मैनर में सब कुछ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।